साथियों, आज एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर जो है मैं चर्चा करूँगा। मैं जोर दूँगा चीटिंग पे और फ़ॉर्जरी पे और उसमें कैसे हम जो है अप्लाई कर सकते हैं एंटीसिपेटर के लिए। जजमेंट है ऑनरेबल एमपी हाई कोर्ट का, इसका डेट है 18 फरवरी 2026। जब भी आप लोग आर्ग्यू करते हैं एंटीसिपेटर के लिए तो सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इसको आप जो है नोट डाउन कर लीजिए। सेक्शन है 482 बीएनएसएस। बेसिकली ये सेक्शन जो है जुड़ा हुआ है एंटीसिपेटरी बेल से। जब भी हम लोग मूव करते हैं एंटीसिपेटरी बेल, वी हैव टू शो द एलिगेशंस आर फॉल्स एंड इन अ फॉल्स केस वी आर इम्प्लीकेटेड। आप लोग क्या करते हो, सामान्य तरीके से बेल को मूव करते हो। स्पेसिफाई दैट व्हाई द एलिगेशंस आर फॉल्स एंड व्हाई यू आर फॉल्सली इम्प्लीकेटेड। तो कुल मिलाकर के बात स्पष्ट है कि जो भी एफआईआर है उसका हमें देना होगा स्पष्टीकरण। सबसे पहले आप कॉपी लो एफआईआर की, ये देखो कि आपका रोल क्या है, एलिगेशंस क्या है और क्या एलिगेशंस स्पेसिफिक कर पा रहे हैं वायलेशन ऑफ लॉ। अगर मियर सिविल डिस्प्यूट है, कोई स्पेसिफिकेशन नहीं है, तो वहाँ पर फ़ायदा ले सकते हैं। क्लियर हो गया। अब उदाहरण के लिए अगर कहता है परिवादी कि आपने जो है फॉर्जरी करी, पर आपका स्टैंड क्या कि आपने फॉर्जरी नहीं करी है, तो वहाँ पर पावर क्या है कोर्ट के पास में कि कोर्ट जो है आपका स्पेसिमेन ले सकता है। अगर आईओ नहीं ले रहा है स्पेसिमेन, व्हाट वी कैन डू, वी कुड अप्लाई टू द कंसर्न कोर्ट फॉर स्पेसिमेन। वहाँ फ़ायदा मिल जाएगा। पैसों के लेन देन का मामला है, आपने सबमिट कर दिया फ्लो चार्ट की पैसा यहाँ से यहाँ आया, यहाँ से कहाँ चला गया, तो बेसिकली वी कुड स्पेसिफाई दैट कि वी आर नॉट हैविंग इन द इल इंटेंट टू चीट। जो कुछ भी हुआ एक सिविल डिस्प्यूट है, अगर दिक्कत है परिवादी को, ही में अवेल द रेमेडी ऑफ सिविल लॉ। पर इसका मतलब ये नहीं है कि एक सिविल डिस्प्यूट को वो कन्वर्ट करेगा एक फौजरी केस में, पुलिस का अनावश्यक हेल्प लेगा और जो कंसर्न अक्यूज है उसको हैरेस करेगा। हर आदमी की लाइफ और लिबर्टी इंपॉर्टेंट है। अक्यूज की लाइफ और लिबर्टी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है परिवादी की लाइफ और लिबर्टी से। अगर गलत रूप से कार्रवाई होगी, अक्यूज के राइट्स जो हैं वो होंगे कॉम्प्रोमाइज़, तो वहाँ पर उसको बेनिफिट जो है मिलना चाहिए। क्लियर है। पर बेनिफिट के लिए आपको भी जो है काम करना होगा, सिर्फ कह देने से काम नहीं चलेगा। और इसलिए मैं बार बार कहता हूँ आपको कि एफआईआर खुद से पढ़ो, उसके पॉइंट्स निकालो, पुलिस को सबमिशंस दो। पुलिस अगर कंसिडर नहीं कर रही है आपके पॉइंट्स को, देन वी कुड अवेल द रेमेडी ऑफ एंटिसिपेटरी बेल एंड इवन वी कुड गो फॉर द क्वेश्चन। क्लियर हो गया। कई बार ऐसा होता है कि को अक्यूज को जो है बेल मिल जाती है। अगर हमारे केस में ऐसा हुआ है तो वी कुड अवेल द बेनिफिट ऑफ रूल ऑफ पैरिटी। पर एक बात ध्यान रखिएगा रूल ऑफ पैरिटी के लिए कि आपका रोल को अक्यूज के रोल के होना चाहिए बराबर या उससे होना चाहिए कम। अगर ज़्यादा है या आपका जो रोल है वो कर रहा है ओवर स्टेपिंग, तो बेनिफिट नहीं मिलेगा रूल ऑफ पैरिटी का। यू गॉट द पॉइंट। इसके अलावा आपको ये शो करना होगा कि कंसेंट जो परिवादी है उसका इल मोटिव क्या है टू इम्प्लीकेट यू। तो यू हैव टू शो द इल मोटिव ऑन द पार्ट ऑफ परिवादी, जिसका अपने को जो है फ़ायदा मिलेगा। मैं पुनः जो है एक बात लिखाता हूँ आपको कि जो मामले हैं सिविल डिस्प्यूट्स के, मीन्स जहाँ पैसों का लेन देन है, वहाँ पर एक महत्वपूर्ण स्थान है कैश फ्लो स्टेटमेंट का। और कई बार ऐसा भी होता है कि जो कंसर्न पुलिस वाले हैं वो आपको बुलाते हैं, धमकाते हैं, दबाव बनाते हैं, इवन दे में आस्क फॉर द ब्राइब। अगर ऐसा हो रहा है रिकॉर्डिंग करते हुए, चलो वी कुड प्रोसीड एज पर सीसीए रूल्स एंड अपार्ट फ्रॉम दैट वी कुड बुक देम एज पर द केस ऑफ एंटी करप्शन। क्लियर है। पर सब कुछ डिपेंड है आपके ऊपर कि आप जो है कैसे प्रोसीड करते हो। अगर आपका रवैया नेग्लिजेंट है, आप डिपेंड हो एडवोकेट साहब पे, तो आप सक्सीड ले नहीं पाओगे। कोई भी वकील इस पूरी दुनिया में भला नहीं कर सकता आपका, जब तक आप खुद तैयार नहीं हो खुद का भला करने के लिए। तो खुद का भला करना है तो पैटर्न्स को चेंज करना होगा, हमें एक्ट करना होगा इन द अलर्ट वे। क्लियर है। और बेसिकली आपको ये बात क्लियर होनी चाहिए कि सिविल डिस्प्यूट्स में रेमेडी कहाँ लाई करेगी, सिविल कोर्ट में। पर होता क्या है, पुलिस वाले जो है फ़ोन करते हैं, दबाव बनाते हैं, आप जो है डर जाते हो। तो वहाँ डरना नहीं, आप रिकॉर्डिंग करते हुए चलो। अगर दबाव बना रहे हैं, हैरेस कर रहे हैं या पैसों की मांग कर रहे हैं अनावश्यक रूप से, तो हमारे पास रेमेडी है प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत या सीसीए रूल्स के तहत। पर एविडेंस होनी चाहिए, बगैर एविडेंस के कुछ नहीं कर पाओगे। क्लियर है। और इसके अलावा आपको ये भी शो करना होगा कि जो सेक्शन है 480 सब क्लॉज 3 बीएनएसएस, उसका हमने कंप्लेंसेस कर दिया। जो सेक्शन है 482 सब क्लॉज 2 बीएनएसएस, उसका हमने कंप्लेंसेस जो है कर दिया। मीन्स हम गवाहों को थ्रेट नहीं कर रहे हैं, कोई एविडेंस को डिसअपियर नहीं कर रहे हैं, वी ऑलवेज कोऑपरेटेड। और कुल मिला के आपको ये भी शो करना होगा कि वी हैव ज्वाइन द इन्वेस्टिगेशन एंड अपार्ट फ्रॉम दैट देयर माइट बी अ रिपोर्ट ऑफ द आईओ कि कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कस्टोडियल इंट्रोगेशन की। अगर वो रिपोर्ट हमारे खिलाफ दे रहा है तो उसने क्या पॉइंट जो है लिखे हैं अपनी रिपोर्ट में, इसके आधार पर वो कहता है कि साहब इनकी रिक्वायरमेंट है। अगर सिर्फ रिकवरी करनी है खासकर पैसों की, इट कुड नॉट बी अ ग्राउंड टू डिनाई द बेल प्ली। क्लियर है बात ये। तो कुल मिला करके केस होना चाहिए स्पेसिफिक। केस अगर अनसर्टन है, अनस्पेसिफिक है और लीगल कंप्लाइंसेस नहीं है, तो वहाँ पर हम बेनिफिट जो है ले सकते हैं। इसके अलावा एक बात ध्यान रखिएगा कि जो मामले हैं चीटिंग के, उसमें जो कारावास है वो है अप टू 7 ईयर। तो 41 है सीआरपीसी या धारा 35 सब क्लॉज 3 बीएनएसएस का लाभ मिलना चाहिए। अगर पुलिस नहीं दे रही है तो वहाँ भी हम जो है फायदा ले सकते हैं। तो हर एक बिंदु जो है काम कर, पर सब कुछ डिपेंड है आपके ऊपर कि इन विच मैनर वी आर गोइंग टू प्रोसीड। अगर आपका रवैया जो है लेथार्जिक है या आप जो है सिर्फ सोए पड़े हो, लगता है साहब केस जीत जाएंगे, तो आप केस नहीं जीत पाओगे। 90% तैयारी करनी होती है क्लाइंट को। वकील साहब का जो एक्सपर्टाइज है
या जो उनकी नॉलेज है उसके हिसाब से जो कंसर्न फैक्ट्स है उसको जमाते हैं वो, ताकि एक सिस्टमैटिक वे में आपके केस को कर सकें आर्ग्यू। अगर केस आपका स्ट्रक्चर्ड ही नहीं है, प्रॉपर जो है प्रेजेंट नहीं हुआ तब भी हार जाओगे। पर केस को आपने पेश तो कर दिया, पर केस में दम ही नहीं है, आर्ग्यूमेंट्स आपके इफेक्टिव नहीं हो पा रहे, तो आप जीत जो है दर्ज नहीं करा पाओगे। इसलिए सब कुछ डिपेंड है आपके ऊपर, आपके कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स के ऊपर, और किस तरीके से आप दे पाते हो इनकाउंटर टू द कंसर्न्ड फैक्ट्स। अगर आपका रवैया जो है मजबूत रहा, सफलता जो है मिल जाएगी, अगर रवैया कमजोर रहा, सफलता नहीं मिल पाएगी। इसलिए सहयोगी बने अपने वकील साहब के, और उन्हें जो है ब्रीफ करें अबाउट द फैक्ट्स। 2-2, 3-3, 4-4 घंटे की आप मीटिंग उनके साथ में रखो, एक-एक फैक्ट्स के बारे में बताओ। अगर पॉइंट वाइज आपका रिप्लाई आ गया, आपके सारे सबमिशंस जो हैं इफेक्टिव हैं, ओरिएंटेड हैं, और जो लीगल कंप्लायंसेस करनी चाहिए आपको, वो उन्होंने आपसे करवा दी है, तो वहाँ पर जो बेनिफिट है एज़ पर लॉ आपको मिल जाएगा, देयर इज़ नो नीड टू वरी। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि जब इस तरह के मामले हों, हमारा रवैया जो है लापरवाहीपूर्ण ना हो। वी हैव टू एक्ट विद द ग्रेट सिंसियरिटी, ताकि सबमिशंस और जो फर्दर प्लीडिंग्स हैं वो इफेक्टिव रूप से हो सके। जल्दी मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन जय हिंद, जय राम जी की।